हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप फाउंडेशन एक ऐसा टाइप का फाउंडेशन है जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोड को ट्रांसफ़र कर सकें एक डीपर सॉइल लेयर में या रॉक फॉर्मेशन में। ये फाउंडेशन तब यूज़ किया जाता है जब शैलो फाउंडेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता कि वो लोड कैरी कर पाए, क्योंकि जो सॉइल है वो वीक है ड्यू टू द वीक सरफेस सॉइल। जो अगर हमारे पास जो सॉइल है वो वीक है तब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। नाउ वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन आर द डीप फाउंडेशन। ये तीन तरह के जो फाउंडेशंस होते हैं वो डीप फाउंडेशन में आते हैं। नाउ पाइल क्या होती है? पाइल एक स्मॉल डायमीटर की शाफ्ट होती है। या तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं ग्राउंड में, या तो उसको ग्राउंड में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं उसको। जो पियर्स और वेल फाउंडेशन होती है वो एक लार्ज डायमीटर, जिसकी डायमीटर बड़ी होती है शाफ्ट की, वो होती है। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय एक्सकवेशन। अगर हम मिट्टी को खोदेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे तब ये पियर और वेल फाउंडेशंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती हैं? जो पाइल्स होती हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं नंबर ऑफ वेज में, डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। पहला है मटेरियल एंड कंपोजिशन, सेकेंड है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड, थर्ड है मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। किस टाइप का आपका मटेरियल यूज़ होगा उस अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी पाइल्स क्लासीफाई होती है। जैसे कि मटेरियल के अकॉर्डिंग टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल्स, कंपोजिट पाइल। अगर आप टिम्बर, स्टील, कंक्रीट के मटेरियल को आप यूज़ करके पाइल बनाते हैं सो उसके जो नेम्स हैं वो अकॉर्डिंगली रहेंगे। अगर आप इन सबको मिक्स करके पाइल बनाते हैं तो वो कंपोजिट पाइल्स रहती हैं। नाउ सेकेंड है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड। किस तरीके से आपका लोड ट्रांसफ़र होगा उसके अकॉर्डिंग्स जो पाइल्स क्लासीफाई होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एंड बियरिंग पाइल्स, सेकेंड है फ्रिक्शन पाइल्स, थर्ड है कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम से जब ऑब्टेन होता है वो पाइल होती है आपकी एंड बियरिंग पाइल्स। और जब आपकी जो पाइल है वो लेस्ट करेगी लूज सॉइल में तब क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो ऑब्टेन्ड होगा साइड से अगर, तो वो होती है फ्रिक्शन पाइल्स। जब आपकी पाइल रेस्ट करेगी मीडियम से डेंस सॉइल में तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका ऑब्टेन्ड होगा बॉटम से भी और साइड से भी, वो होती है आपकी कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। किस तरीके से आप पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं? फर्स्ट है ड्रिवन पाइल्स, सेकेंड है बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू पाइल्स, थर्ड है जैक पाइल्स, फोर्थ है स्क्रू पाइल्स। अगर आप पाइल्स को बनाते हैं उसके बाद प्री कास्ट मीन्स पहले से आपने फैक्ट्री में बना लिया, उसके बाद उसको आप हैमर से आप उसको पाइल ड्राइवर की मदद से आप ड्रिव करते हैं तो वो होती है आपकी ड्रिवन पाइल्स। नाउ जो बोर्ड पाइल्स होती हैं और कास्ट एंड सीटू होती हैं, मतलब उसको आप साइड में ही बनाते हैं और उसको आप ड्रिल करते हैं। ड्रिलिंग के बाद कंक्रीट आप उसमें प्लेस्ड करते हैं साइड में। ये साइड्स में ही बनाई जाती है जब आपको बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन करना रहता है, जो पाइल्स फैक्ट्री से नहीं बन सकती उसको हम साइड में बनाते हैं, वो होती है आपकी बोर्ड और कास्ट इन सीटू पाइल्स। और जनरली क्या होता है, जो बोर्ड पाइल्स होती हैं इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है, क्योंकि आपने इसको साइड पे बनाया है। साइड पे बनाने की वजह से क्या है, कॉम्पैक्शन कम होता है। सो जो कैपेसिटी होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बोर्ड पाइल्स की जो होती है 1/3 होती है ड्रिवन पाइल्स से, क्योंकि जो ड्रिवन पाइल्स है आपकी फैक्ट्रीज में ऑलरेडी बनती है, प्रीकास्ट होती है, सो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नाउ जैक पाइल्स जो होती है ये हम ड्राइव करते हैं सॉइल में बाय हाइड्रोलिक जैक। आप हाइड्रोलिक जैक से इसको सॉइल में डालते हैं। स्क्रू पाइल्स जो होती हैं उसको हम स्क्रू करते हैं सॉइल में यूजिंग हाइड्रोलिक जैक। नेक्स्ट टॉपिक है पाइल लोड कैपेसिटी इन कंप्रेशन। पाइल कितनी कैपेसिटी है उसकी वो हम कैसे फाइंड करते हैं? सो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोड कैपेसिटी पाइल की फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला, सेकेंड है पाइल लोड टेस्ट, थर्ड है पाइल ड्राइविंग फॉर्मूला। सो फर्स्टली स्टैटिक मेथड में क्या होता है, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है पाइल की वो किसके इक्वल होती है? एक होता है आपकी एंड बियरिंग की कैपेसिटी कितनी है प्लस साइड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी है। सो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की क्यू यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू ऑफ एंड बियरिंग प्लस क्यू ऑफ साइड फ्रिक्शन। नाउ जो लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड बियरिंग की है वो किसके इक्वल हो जाएगी? जो यूनिट रेजिस्टेंस है इसका
इनटू एरिया के प्लस जो साइड जो है आपका इसका यूनिट रेजिस्टेंस, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इनटू इसका एरिया। सो ये हो जाएगा क्यू यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू ई बी इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस क्यू ऑफ साइड फ्रिक्शन इंटू एरिया ऑफ साइड्स। नाउ ये आपकी लेंथ एल है, आपका ये जो रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो रहा है साइड से ये स्मॉल क्यू एस एफ है, ये है यूनिट रेजिस्टेंस अलोंग द साइड ऑफ पाइल, और जो क्यू ई बी है ये यूनिट रेजिस्टेंस है बॉटम ऑफ पाइल के, और यहाँ पे ए एस जो है वो एरिया है साइड का, और ए बी जो है वो एरिया है बॉटम का, और एल जो है वो लेंथ है पाइल की। नाउ अब एरिया आपको कैसे पता पड़ेगा, अगर आपका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है मतलब बी क्रॉस बी का आपकी पाइल है, सो उसका बॉटम एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बी स्क्वायर, और साइड का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी इंटू एल, ये साइड का एरिया मीन्स साइड एरिया कितना होगा ए एस, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू लेंथ। नाउ अगर क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है जिसकी डायमीटर डी है, सो जो बेस का एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी डायमीटर है, और ये जो सरफेस है मीन्स सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया आपने मैथ्स में पढ़ा है किसके इक्वल होता है पाई डी एल के। सो एरिया ऑफ साइड्स किसके इक्वल हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एल, डी डायमीटर है, एल जो है वो लेंथ है पाइल की। नाउ हमारे पास जो सॉइल है वो यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉइल है, एक है कोहेसिव सॉइल मतलब सी जिसमें है सी टाइप का सॉइल, सेकेंड है हमारा कोहेशन लेस सॉइल जिसका सी 0 होता है। सो अगर कोहेसिव सॉइल है सो उसमें जो होता है यूनिट लोड कैरिंग कैपेसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगा यूनिट रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ बेस। सो यहाँ पे जो ये टर्म है मीन्स यूनिट रेजिस्टेंस ये किसके इक्वल हो जाता है सी एन सी के, और यहाँ पे जो सी जो कांस्टेंट है वो 9 लिया गया है, सो ये होगा 9 इंटू सी, सो ये हो जाएगा आपका यूनिट रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा 9C इंटू एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ बॉटम। नाउ अब हमको साइड फ्रिक्शन का लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्टली हम यूनिट रेजिस्टेंस देखेंगे साइड का कितना है, सो ये होता है क्यू एस एफ इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी, अल्फा जो है एडिशन फैक्टर है, ये डिपेंड करता है सॉइल और पाइल में एडिशन कैसा है। क्यू एस एफ मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी अलोंग द साइड्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू सी बार इंटू ए एस, जो सी बार है वो क्या होता है एवरेज कोहेशन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल, मीन्स आपके पाइल के लेंथ में कोहेशन कितना है, और ए एस जो है वो साइड एरिया है आपका। नाउ अब हमको पता है जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एंड बियरिंग प्लस लोड बियरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। सो क्यू हो जाएगा आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पाइल की कोहेसिव सॉइल में 9 इंटू सी इंटू ए बी प्लस अल्फा इंटू सी इंटू ए एस, जहाँ पे ये जो सी है वो कोहेशन है बॉटम ऑफ द पाइल के, और जो सी बार है ये होता है एवरेज कोहेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल, मीन्स पाइल के लेंथ के अलोंग आपका कोहेशन कितना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कोहेशन लेस सॉइल, जब आपका सी 0 होगा तो आपकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की कितनी होगी। सो फर्स्टली जो यूनिट रेजिस्टेंस एंड बियरिंग का है वो किसके इक्वल हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। ये कैसे आया आपने पढ़ा होगा, ये आपका साइड फ्रिक्शन F है, ये आपका नॉर्मल फोर्स N है, ये आपका म्यू है। सो हमको पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब हम फोर्स फाइंड करते हैं सो F किसके इक्वल होगा म्यू इंटू एन। सो यहाँ पे जो म्यू है वो 10 डेल्टा के इक्वल है। नाउ F जो हो जाएगा 10 डेल्टा इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, ये जो आपका नॉर्मल फोर्स सॉइल के अलोंग एक्ट करेगा। सो यहाँ से आपका N जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा एवरेज जो आपका स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो इंटू एरिया, ये हो जाएगा के इंटू गामा इंटू एल बाई 2 इंटू एरिया अलॉन्ग द साइड। नाउ अब जो आपका यूनिट रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ एंड बियरिंग वो हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। नाउ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द एंड बियरिंग किसके इक्वल हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया ऑफ द बेस, ये हो गया ए बी। यूनिट रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू एन के, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स साइड फ्रिक्शन में एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, सो ये किसके इक्वल है म्यू इंटू एन, म्यू किसके इक्वल है 10 डेल्टा, और जो आपका नॉर्मल फोर्स है ये किसके इक्वल आया है के इंटू गामा इंटू एल बाई 2। नाउ
आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan डेल्टा इंटू के इंटू गामा इंटू एल बाई टू इंटू एरिया ऑफ साइड्स, आपका साइड में एरिया कितना है, मीन्स ये पायल का साइड एरिया कितना है। सो ये आपकी आ जाएगी साइड फ्रिक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी। नाउ अब हमको टोटल फाइंड करना है। सो कोहेशन लेस सॉइल में जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी पायल की वो किसके इक्वल हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एंड बेयरिंग प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ ऑफ के इंटू गामा इंटू एल इंटू tan डेल्टा इंटू एरिया ऑफ साइड्स। ये है आपका फॉर्मूला फॉर कोहेशन लेस सॉइल के लिए, और ये फॉर्मूला है आपका कोहेसिव सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक फार्मूला। डायनेमिक फार्मूला में हम एक यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जो कि एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के। सो जब एक आप यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे h हाइट से, सो जो इंटरनली एनर्जी स्टोर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो आपका लोड होगा अल्टीमेट लोड इनटू s प्लस सी, ये हो जाएगा QU इक्वल्स टू W इंटू एच बाई एस प्लस सी। यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट इज़ इंजीनियर्स न्यूज़ फॉर्मूला, जिसमें हम जो Q अलाउएबल और या Q सेफ लोड होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्टीमेट लोड QU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो Q सेफ हो जाएगा आपका WH बाय S प्लस सी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम 6 लेते हैं फॉर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। जब आप एक ड्रॉप हैमर यूज़ करेंगे या सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर यूज़ करेंगे तब, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पे 6 लिया जाता है। नाउ एस जो है ये आपका सेटलमेंट या पेनिट्रेशन पर ब्लो कितना होगा वो है, जो कि सेंटीमीटर में है। नाउ एस जो लेते हैं हम वो अगर ड्रॉप हैमर है तो एवरेज लेंगे 5 ब्लोज का, जो आपके लास्ट 5 ब्लोज का है उसका एवरेज लेंगे। सो आपकी एस वैल्यू को हमको सेंटीमीटर में लिखना है। अगर आपका स्टीम हैमर है सो हम लेते हैं एवरेज 20 ब्लोज का, और सी जो है वो कांस्टेंट है जो कि लिया जाता है 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉप हैमर के लिए, और लिया जाता है 0.25 सेंटीमीटर फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए। और यहाँ पे जो लोड है W वो अगर आप किलो न्यूटन में लेंगे तो आपका जो सेफ लोड या अलाउएबल लोड है वो किलो न्यूटन में आएगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हिलेस फार्मूला, ये फार्मूला अडॉप्ट किया गया है यूजिंग IS मेथड। यहाँ पे जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है QU इक्वल्स टू वो होती है W इंटू एच इंटू इफिशियंसी ऑफ हैमर इंटू इफिशियंसी ऑफ ब्लोस बाय S प्लस सी बाय 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अंडर रीम्ड पाइल्स। ये पाइल्स जनरली तब यूज़ की जाती है जब हमारा सॉइल एक्सपेंसिव है, और ये जो पाइल्स होती हैं या तो बोर किया जाता है और कास्ट इन सीटू, या तो आप साइड में इसको आप बना भी सकते हैं कंक्रीट पाइल्स का, जिसकी एक बल्ब होती है, इसको हम बल्ब बोलते हैं या अंडर रीम्ड बोलते हैं। बॉटम में इस टाइप का इसका शेप होता है, ये होती हैं आपकी अंडर रीम्ड पाइल्स। नाउ इन अ डबल अंडर रीम्ड पाइल्स देयर आर 2 बल्ब्स। अगर आपकी डबल अंडर रीम्ड पाइल्स हैं तो यहाँ पे आपके 2 बल्ब्स रहेंगे, यहाँ पे एक बल्ब और रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप पाइल्स। जब आपकी पाइल्स ग्रुप में है सो लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप में कोहेसिव सॉइल के लिए और कोहेशन लेस सॉइल के लिए कैसी रहेंगी। सो अगर आपका फर्स्टली कोहेसिव सॉइल है मीन्स पाई आपका 0 है, तब आपकी ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी 9C इंटू एरिया। देखिए ये ग्रुप में है, सो ग्रुप में यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ये 4x4 की पाइल्स हैं ऑफ स्क्वायर शेप में। सो ये आपका विड्थ हो जाएगा, इस साइड में भी आपका ये विड्थ हो जाएगा, इन्फ्लुएंस जोन हो जाएगा ये आपका। सो ये एरिया हो जाएगा इसका B इंटू बी स्क्वायर का एरिया प्लस अल्फा C इंटू आपका साइड एरिया। साइड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 4 टाइम्स ऑफ B इंटू एल। यहाँ पे एडिशन फैक्टर 1 हो जाएगा कोहेसिव सॉइल के लिए। सो अगर ग्रुप पाइल आपको गिवन है सो इसकी जो विड्थ है ये किसके इक्वल हो जाएगी n-1 इंटू एस प्लस डी के, जहाँ पे n जो है आपकी नंबर ऑफ पाइल्स है। सो अगर आपकी 4 पाइल्स है सो ये जो आपका b है किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम 4 - 1 3s प्लस डी। ये आपका d/2 हो गया, ये आपका d/2 हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3s के इक्वल हो जाएगा, और ये हाफ ऑफ डी d हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s प्लस डी। नाउ अगर आपका सॉइल कोहेशन लेस है
सो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है ग्रुप की वो किसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ बियरिंग प्लस बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। सो बियरिंग की वजह से हो जाएगी गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस टेन फाई इंटू के इंटू गामा इंटू एल बाई टू इंटू एरिया ऑफ साइड। यहाँ पे फाई क्यों हो गया, क्योंकि जो आपका डेल्टा होता है वो किसके बीच होता है, सॉइल और पाइल मटेरियल के बीच। यहाँ पे ग्रुप पाइल्स है, सो सॉइल और सॉइल के बीच हो गया। सो ये हो जाएगा आपका फाई। सॉइल और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल फ्रिक्शन के। सो ये हो जाएगा टेन फाई, बाकी सब सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पाइल ग्रुप एफिशिएंसी। इसको लिखते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप। सो अगर ग्रुप में हमको देखना है एफिशिएंसी कितनी है, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप एफिशिएंसी इक्वल्स टू ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ पाइल्स इनटू इंडिविजुअल की लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। सो अगर हमको डिज़ाइन करना है, सो ग्रुप की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, तभी वो सेफ डिज़ाइन होगी। नाउ अगर हमारे को क्वेश्चन में पूछता है कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑन पाइल ग्रुप क्या है, सो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा क्यू सेफ जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ क्यू ऑफ ग्रुप की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल की लोड कैरिंग कैपेसिटी में जो मिनिमम होगा उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे, वो आपका आएगा सेफ लोड पाइल ग्रुप में। क्योंकि डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, फिर उससे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है वो होती है हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल ग्रुप के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स लबारे फॉर्मूला। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि यूज़ किया जाता है ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल्स को फाइंड करने के लिए, जो कि किसके इक्वल है, एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस थीटा बाय 90 इंटू ब्रैकेट m इंटू n माइनस 1 प्लस n इंटू m माइनस 1 बाय m इंटू n ब्रैकेट होल ब्रैकेट इंटू 100%, जहाँ पे थीटा जो है वो है tan इनवर्स d बाय s के। सो यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, n जो है वो नंबर ऑफ पाइल्स है इन अ रो में, और d जो है वो डायमीटर है पाइल का, और s जो है वो स्पेसिंग है पाइल की सेंटर टू सेंटर। आपकी स्पेसिंग कितनी है, कई बार क्वेश्चंस में बाकी सब गिवन होता है, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। सो डायरेक्ट आपकी ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल्स आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। इसको हम डाउन ड्रैग भी बोलते हैं। ये एक फिनोमिनॉन है जब होता है जब आपकी जो सराउंडिंग सॉइल होती है वो ज़्यादा सेटल हो जाती है एज कंपैरिजन टू पाइल। मीन्स जो है अगर आपकी सॉइल सॉफ्ट है, सो क्या होगा, जो ऊपर से आपका जो लोड आएगा उसको ये रेजिस्ट करने की बजाय वो और लोड को बढ़ाने लगती है। क्यों, क्योंकि जब आपका या तो ये लूज सॉइल हो, या तो आपने इसमें सडन लोडिंग कर दी हो ग्राउंड वाटर टेबल की, या इसमें एक सरचार्ज ऐड हो गया हो, सो ये लोड को रेजिस्ट करने की बजाय लोड को बढ़ाने लगती है। वो होती है आपकी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। मतलब जो स्किन फ्रिक्शन का जो आपका नॉर्मल फिनोमिनन है उससे ये उल्टा करने लगती है। नाउ इन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन द शियर रेजिस्टेंस डू नॉट इंक्रीज। जो आपका शियर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है। डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बिकॉज द सॉइल गेट्स कॉम्पैक्टेड। क्यों, क्योंकि आपका सॉइल कॉम्पैक्ट होने लगता है। जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, सो जो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करना चाहिए वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन नीचे ही एक्ट करने लगेगा। ये कब होता है, जब आपका सॉइल या तो रिसेंट फील्ड हो, या तो सॉफ्ट कॉम्प्रेसिव डिपॉजिट का हो, या तो आपकी सॉइल डिपॉजिट लूज हो, और या तो सडन लोडिंग हो ग्राउंड वाटर टेबल की, या एप्लीकेशन हो सरचार्ज का ऑन द सॉइल एडजेसेंट टू पाइल। ये आपका जो सॉइल है इसमें सडन सरचार्ज अगर आप अप्लाई कर देंगे तब भी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। सो ये आपकी एक सिंगल पाइल है, हम मानते हैं। ये आपका नीचे जो है वो स्टिफ सॉइल है, ऊपर जो है वो आधे पोर्शन में सॉफ्ट सॉइल है। सो यहाँ पे देखिए जो बॉटम में एक्ट करता है वो एंड बियरिंग होता है। सो ये हो गया आपका क्यू ऑफ एंड बियरिंग। नाउ साइड से जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होता है क्यू एस एफ। नाउ ये अपवर्ड एक्ट करता है जब आपका लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो। सो यहाँ पे जब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा उसको हमने क्यू एन एफ लिख दिया है। सो यहाँ पे जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी क्यू यू इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू ऑफ एंड बियरिंग प्लस क्यू ऑफ साइड फ्रिक्शन माइनस ऑफ क्यू एन एफ, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है।
सो जो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बजाय ये कम कर देगा। नाउ यहाँ पे अगर आपके पास ग्रुप पाइल्स हैं, मान लेते हैं अगर क्ले है, सो ग्रुप में इनका बिहेवियर कैसा होगा? अगर आपके पास नेगेटिव फ्रिक्शन है, सो ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव फ्रिक्शन QNG इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी इंटू एरिया ऑफ साइड्स ग्रुप में प्लस गामा इंटू L1 इंटू एरिया ऑफ बेस। नाउ अल्फा यहाँ पे एडिशन फैक्टर 1 है, L1 जो है वो डेप्थ है सॉफ्ट सॉइल की, सॉफ्ट सॉइल की डेप्थ या लेंथ कितनी है। नाउ अगर इंडिविजुअल है, सो इंडिविजुअल में नेगेटिव की लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप में हो जाएगी n टाइम्स ऑफ लोड कैपेसिटी सिंगल पाइल की, n टाइम्स ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल। नाउ जब आपको डिजाइन करना है ग्रुप पाइल्स के लिए नेगेटिव फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ QNG कॉमा n टाइम्स ऑफ QNP। मीन्स जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको आप डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे, ग्रुप की वैल्यू या n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल की जो वैल्यू आएगी, उसमें जो मैक्सिमम आएगी वो हो गया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जब हम सॉइल का सैंपल लेते हैं फील्ड से, सो उस सैंपल को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, सेकेंड है डिस्टर्ब्ड सैंपल। डिस्टर्ब्ड सैंपल में आता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जब आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, मीन्स ना तो मिनरल कंटेंट चेंज होगा, ना तो वाटर कंटेंट चेंज होगा, ना तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। मीन्स एक जो आइडियल सैंपल होता है वो होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है, बट थोड़े बहुत वेरिएशंस की वजह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। नाउ डिस्टर्ब सैंपल वो होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, मीन्स मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट, स्ट्रक्चर। सो अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, सो इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, मीन्स स्ट्रक्चर का चेंज होता है, मगर मिनरल और वाटर कंटेंट चेंज नहीं होता है। ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ये यूज़ किया जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, मिनरल कंटेंट भी चेंज होता है और वाटर कंटेंट भी चेंज होता है। सो इसमें सब चेंज हो जाता है, इसीलिए ये कोई भी यूज़ की नहीं होती है। सो इसको हम कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि इसमें सब चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी, मिनरल कंटेंट भी और वाटर कंटेंट भी। नाउ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आपका ये जो है कटिंग एज है, ये आपकी सैम्पलिंग ट्यूब है। सो देखिए जो कटिंग एज है इसमें हम 2 डायमीटर्स होते हैं, D1 और D2। जो D1 होता है वो इनसाइड डायमीटर होता है कटिंग एज का, और D2 जो है वो आउटसाइड डायमीटर होता है कटिंग एज का। और जब सैम्पलिंग ट्यूब होती है उसके 2 डायमीटर्स हैं, D3 और D4। D3 जो है वो इनसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का, और D4 जो है वो आउटसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का। सो इसमें एक क्लियरेंस होता है, फर्स्ट है हमारा इनसाइड क्लियरेंस। ये किसके इक्वल होता है? D3 माइनस D1 बाई D1 इंटू 100%। ये जो आपका इनसाइड होता है, राइट, ये हो गया D3 माइनस D1 बाई D1 इंटू 100%। ना आउटसाइड क्लियरेंस किसके इक्वल होता है? जो आउटसाइड डायमीटर्स हैं उसको हम लेते हैं आउटसाइड क्लियरेंस को फाइंड करने के लिए। सो ये हो जाएगा D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100%। देखिए यहाँ पे D2 बड़ा है, सो ये हो जाएगा D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100%। नाउ अगर एरिया रेशियो पूछता है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? AR इक्वल्स टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू 100%। इसका हम एरिया रेशियो लेते हैं कटिंग एज का। ये जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये D1 D2 जो है वो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर है कटिंग एज के, और D3 और D4 जो है वो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।